सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी, आपकी अपनी एजुकेटर स्वाति यादव। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। देखिए, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखे हो तो आपको पता होगा अभी तक हम अपना चैप्टर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर कर रहे हैं, जिसमें हमने दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है। एक का नाम है EU, दूसरे का नाम है एशियान। ठीक, और इन दोनों का रोल भी हमने देख लिया कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन दोनों का क्या रोल है, और साथ ही साथ इन दोनों का रिलेशन भी देख लिया है हमने इंडिया के साथ। एशियान का रिलेशन इंडिया के साथ आपके सिलेबस में दिया गया था, इसलिए मैंने वो पढ़ाया है। EU के साथ नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने वो नहीं पढ़ाया है, क्योंकि फिर वो ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता। अब जो हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या पावर आती है उसका नाम है चाइना। ठीक, अब हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे चाइना इतनी जल्दी डेवलप कर गया, चाइना के पास इतनी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई, वगैरह वगैरह हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ चाइना के बारे में। अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि चाइना का जब देखो तब किसी ना किसी कंट्री के साथ कभी पावर के लिए डिस्प्यूट बना रहता है, तो कभी टेरिटरी के लिए डिस्प्यूट बना रहता है। जब देखो किसी ना किसी कंट्री के साथ इसका कुछ ना कुछ डिस्प्यूट बना ही रहता है। ठीक, तो ऐसा ही क्यों करता है? हमें तो ये सिखाया जाता है ना कि हमारी जो कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमें बना के रखना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ हर कंट्री में अवेलेबल थोड़ी ना होगी। कुछ चीज़ होगी वो कहीं अवेलेबल होगी, कुछ चीज़ होगी वो कहीं अवेलेबल होगी। तो इसके लिए हमें सबसे बना के रखनी चाहिए, ठीक, ताकि हमारे ट्रेड रिलेशन हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो पाए और कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर पाए। तो ऐसा हमें सिखाया जाता है। लेकिन चाइना क्यों ऐसा कर रहा है? ठीक, चाइना क्यों हर किसी से जब देखो तब पंगे लिए रहता है? अगर आज का आपने द हिंदू न्यूज़पेपर सुना हो तो उसमें आपको पता होगा कि अभी चाइना का क्लैश चल रहा है लिथुनिया के साथ। ठीक, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आज के न्यूज़पेपर में था। चाइना का क्लैश चल रहा है लिथुनिया के साथ। तो ये ऐसा क्यों करता है? ठीक, तो हम इनके वही सब देखेंगे कि क्या इनकी आइडियोलॉजी है, कैसे ये अपनी कंट्री को रन कर रहे हैं, क्या फंक्शन है, कैसे इनने अपनी इकोनॉमी बूस्टअप की, पहले चाइना क्या था, कैसे ये अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आए। और आपको ये भी पता होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन चाइना इज़ ऑन द फर्स्ट नंबर। पॉपुलेशन के बेस पे चाइना भी पॉपुलेशन के बेस पे चाइना पहले नंबर पे है। तो ये सब ये कैसे कर रहा है, तो हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैड थ्रोट, मुझे जुकाम और खांसी हो रखी है, सो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। आई मेक श्योर कि आपको आवाज़ क्लियर आए। देखिए, ये रही हमारी थर्ड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन चाइना। हमें तो ये पता है ना कि चाइना जो है वो एशिया में लोकेट करता है। ठीक, एशिया कंट्री में लोकेट करता है, हमारे तो पड़ोस में ही है ना। चाइना को क्या है, बेसिकली मैं आपको एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताती हूँ। 1949 में क्या होता है, चाइना में होता है चाइनीज़ रिवॉल्यूशन। क्यों होता है? क्योंकि चाइना जो था उस टाइम जापान की कॉलोनी हुआ करता था। जापान चाइना को रूल करता था, इसलिए चाइना में आज़ादी के लिए होता है चाइनीज़ रिवॉल्यूशन। फिर 1949 में चाइना फ्री हो जाता है। इसको आप रिलेट कर सकते हैं इंडिया के साथ। आपको याद होगा कि इंडिया में भी फ्रीडम रिवॉल्यूशन बहुत सारे चले थे टू अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। इंडिया में भी बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट चले थे और हमने ब्रिटिश को अपनी कंट्री से निकाल फेंका था। वैसे ही चाइना में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन होता है 1949 में, जिसके थ्रू वो जापान से अपने आप को फ्री कर लेता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनके पास मोड आता है कि ये अपनी इकोनॉमी को कैसे बूस्टअप करेंगे। ठीक, इनके पास एक क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमी को कैसे बूस्टअप किया जाए। तो इसके लिए उस टाइम वर्ल्ड में दो ही सुपर पावर थी, एक थी US, दूसरी थी USSR। US अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो करती थी, USSR अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए कम्युनिस्ट मॉडल फॉलो करता था, कम्युनिज्म का फॉलो करता था। तो चाइना ने USSR से इंस्पायर्ड होकर कम्युनिस्ट मॉडल अपना लिया अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। ठीक, ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि आगे जब मैं वीडियो लेक्चर आपको पढ़ाऊंगी तो उसके साथ साथ बताती चलूँगी, लेकिन मैं एक हल्का सा इंट्रो आपको यहीं दे रही हूँ, तो आप प्लीज़ इनको याद रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैंने चाइना का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है, जो आपकी बुक की वर्डिंग के अकॉर्डिंग जो आपकी बुक में दे रखी है। देखिए, चाइना को जो है ना इकोनॉमिक सक्सेस मिल गई थी
यहाँ मैंने लिखा नहीं है, सिंस 1978। देखिए 1949 में आज़ाद हुआ, ठीक, हम आज़ाद कब हुए? 1947 में। अभी तक हम क्या कहलाते हैं? डेवलपिंग नेशन कहलाते हैं। इसको इकोनॉमिक सक्सेस इतनी जल्दी कैसे मिल गई? ठीक, ये क्यों इतनी जल्दी डेवलप्ड नेशंस में इसकी गिनती होने लगी? क्यों इसकी इतनी जल्दी डेवलप्ड नेशन में गिनती होने लगी? इतनी जल्दी इसने ऐसा क्या किया जो इसको इकोनॉमिक सक्सेस मिल गई? क्या रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ लाया ये? तो वही सब हम पढ़ेंगे। तो वही बताया जा रहा है कि चाइना 1978 तक अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप कर चुका था, रिवाइव कर चुका था। फिर उसके बाद एक बात बोली जाती है कि चाइना जिस स्पीड से बढ़ रहा है या जिस स्पीड से उसकी पॉलिटिकल मिलिट्री पावर अराइज हो रही है, ऐसा माना जाता है कि 2040 तक चाइना यूएस को भी पीछे छोड़ देगा। ठीक, और यूएस बेसिकली क्या है? वर्ल्ड की सुपर पावर। तो 2040 तक चाइना एक सुपर पावर की तरह इमर्ज होके आएगा। हालांकि ऑफिशियली इसे अभी सुपर पावर का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन 2040 तक ये सुपर पावर की तरह इमर्ज होके आएगा। ठीक, उसके बाद ये भी बोला जाता है कि इसके इकोनॉमी इतनी जल्दी बूस्टअप होने के बाद या इसकी इतनी अच्छी इकोनॉमी होने के बाद इसकी इकोनॉमी की वजह से रीजनल अफेयर्स पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्यों? आपने पढ़ा था ना, यूएन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना भी एक परमानेंट मेंबर है। ठीक, 5 मेंबर्स थे, उसमें से चाइना भी एक परमानेंट मेंबर है ना। चाइना परमानेंट मेंबर है तो इसका मतलब इसके पास वीटो पावर है। अब ये वर्ल्ड की पॉलिटिकल मैटर्स में भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। कोई भी बिल आएगा उसको उसके ऊपर ये अपनी हाँ कर सकता है। हो सकता है उस बिल को पास ही ना होने दे, उस पर ना भी बोल सके। तो ये सब चीज़ें हैं इसकी इकोनॉमी। और ये कंट्रीब्यूटर अच्छा खासा यूएन में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट भी करता है चाइना। तो ये सब चीज़ें हम प्रीवियस सिलेबस में पढ़ चुके हैं। जब हम टर्म 1 दे रहे थे तो उसमें हमारा चैप्टर था यूनाइटेड नेशन, तो हमने उसमें ये सब चीज़ें पढ़ी थी। मैं बस आपको यहाँ एक पॉइंट दे रही हूँ ताकि आप उस चीज़ के साथ रिलेट कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैं यहाँ पर आपको चाइना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया जाएगा। देखिए क्या बताया गया है इसमें बताया गया है कि चाइना को जो फ्रीडम है वो मिल गई थी 1949 में। ठीक, उस टाइम जब इनको फ्रीडम मिली तब इनके यहाँ एक ही पार्टी थी। चाइना में सबको पता है कि 1 पार्टी रूल चलता है। हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी रूल है, वहाँ सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है। अगर किसी को भी इलेक्शन लड़ना है तो वो सिर्फ उस पार्टी का मेंबर होगा, मतलब उसको वो एक ही पार्टी, वो अपनी अलग पार्टी नहीं बना सकता। सिर्फ उस जो पार्टी चाइना में चल रही है उसको उसी का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक, तो चाइना में कौन सी पार्टी चलती है? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, तो वही बताया गया है कि 1949 में चाइना आज़ाद हो गया। उसके बाद चाइना ने कम्युनिस्ट मॉडल को अभी नहीं बताया गया, मतलब चाइना ने फॉलो किया लीडरशिप ऑफ माओ। तो जब चाइना आज़ाद हुआ उस टाइम चाइना को लीड करने वाले कौन थे? वो थे माओ। माओ का पूरा नाम है माओ जेडोंग। आपकी बुक में नहीं दिया गया लेकिन मैं बताए दे रही हूँ। ठीक, माओ ने ही चाइना को लीड किया था। ठीक, उसके बाद चाइना ने अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए सोवियत मॉडल से इंस्पायर्ड होके कम्युनिज्म को फॉलो किया। इन्होंने कहा जितना भी मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा, कंट्री का जो कुछ भी होगा वो सब गवर्नमेंट के अंडर में होगा। यही तो बोलते हैं हम कम्युनिस्ट मॉडल में कि हर चीज़ पे सरकार का हक है। कैपिटलिस्ट मॉडल में प्राइवेट चीज़ों पे गवर्नमेंट कुछ अपना वो नहीं दिखाती है। ठीक, प्राइवेट चीज़ों पे गवर्नमेंट का कुछ वो नहीं रहता। जो चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में होनी चाहिए वो तो गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन प्राइवेट जो मोड ऑफ प्रोडक्शन मार्केट वाली चीज़ें होती हैं उसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं होता। वो होता है कैपिटलिस्ट मॉडल। इसको फॉलो करता है यूएस। उस टाइम कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था सोवियत यूनियन। ठीक, अब ये चाइना के सामने ऑप्शन था। 1949 में ये आज़ाद हो गया। ठीक, उसके बाद इसने सोवियत मॉडल को अपनाया और जब ये आज़ाद हुआ तब इसके लीडर कौन थे? माओ जेडोंग। फिर अब चाइना के पास ऑप्शन क्या था? चाइना के पास नया नया देश आज़ाद हुआ है। ठीक, इसके जितने भी रिसोर्सेज थे, हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। मैं थोड़ा सा आपको रिलेट किए दे रही हूँ। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने, हम कहते थे कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, मतलब वो सब ले गए,
सोना वगैरह अपनी कंट्री को इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया जाके कॉलोनीज़ बना के, तो वैसा ही जापान ने ऐसा कुछ किया होगा तो इनके यहाँ रिसोर्सेज नहीं रहे। ऑब्वियसली जब कोई भी कंट्री आपको अपनी कॉलोनी बनाएगी तो उसका एक ही मेन मोटो होगा ना कि वो आपके सारे रिसोर्सेज को निकाल के अपनी कंट्री को डेवलप करे, तो वैसा ही जापान ने किया होगा। चाइना के रिसोर्सेज ले लिए होंगे या उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे वहाँ, या इन लोगों को उतनी नॉलेज नहीं होगी, तो चाइना के पास एक ही ऑप्शन था कि वो किसी भी कंट्री से मदद ना लें, ठीक, क्योंकि अगर वो मदद लेंगे किसी भी कंट्री से तो वो कंट्री उन्हें अपना दोबारा से कॉलोनी बना लेगी, उन्हें अपनी आज़ादी दोबारा छोड़नी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन चाइना के पास था। तो चाइना के पास लीड करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव करने के लिए उनके पास एक ही चारा था कि वो अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करें, ठीक। देखिए, मैं आपको चाइना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले ही बता चुकी हूँ कि चाइना को फ्रीडम मिली, कब मिली, 1949 में। कैसे मिली? चाइनीज़ रिवॉल्यूशन होके। किसकी कॉलोनी था? जापान की कॉलोनी था, ठीक। जब चाइना को फ्रीडम मिली तो उस टाइम इन्हें कौन लीड कर रहा था? इन्हें लीड कर रहे थे माओ जेडोंग, ठीक। इनके लीडरशिप थे माओ जेडोंग, ठीक। इनको लीड कर रहे थे वो। चाइना के पास अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए एक ही तरीका था, या तो वो कैपिटलिस्ट मॉडल को अपना ले या कम्युनिस्ट मॉडल को अपना ले। कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए? किसी भी कंट्री को मतलब कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाने के लिए उनके पास होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, जो कि चाइना के पास नहीं था। इसलिए उन्होंने सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड होकर क्या अपनाया? कम्युनिस्ट मॉडल, कि जो कुछ भी होगा वो सब गवर्नमेंट के ऑन में होगा। फिर उसके बाद चाइना ने देखा कि उनके पास किसी दूसरी कंट्री से एक ही ऑप्शन है कि उनके जो खुद के रिसोर्सेज हैं वो उन्हीं से अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करें। अगर वो किसी दूसरी कंट्री से हेल्प लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि अगर वो उनका कर्जा नहीं चुका पाए तो वो कंट्री उन्हें अपनी कॉलोनी बना लेगी, ठीक, उन्हें गुलाम बन के रहना पड़ेगा। तो इसलिए चाइना ने दिमाग लगाया कि उनकी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज हैं चाइना उन्हीं से रिवाइव करेगा, उन्हीं से अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करेगा। तो बेसिकली उस टाइम एग्रीकल्चर ही ऐसा मीन था जिससे वो अपनी इकोनॉमी को चला सके। तो चाइना ने या चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों किया? वो किसी से मदद क्यों नहीं लेना चाह रहे थे? तो मैंने आपको एक रीज़न बता दिया कि अगर वो किसी से हेल्प लेते तो ऐसा तो नहीं था कि हेल्प लेते, अगर वो उनकी मदद लेते, अगर वो उनका कर्जा नहीं दे पाते तो हो सकता वो कंट्री ने अपनी कॉलोनी बना दे। दूसरी बात, किसी भी कंट्री से मदद लेने के लिए, या मदद लेने का मतलब है ट्रेड करने के लिए, ठीक। ट्रेड करने के लिए पहले आपके पास खुद के डेवलप्ड रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक। उसके लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। ट्रेड करने के लिए बेसिकली आपके पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। चाइना तो नया नया आज़ाद हुआ था ना, उसके पास फॉरेन एक्सचेंज कहाँ थे? तो इसलिए चाइना ने अपने ही रिसोर्सेज पे रिवाइव करने की कोशिश की, ठीक, कि हम अपने ही रिसोर्सेज से अपनी कंट्री को डेवलप करेंगे। तो ये था। फिर उसके बाद यहाँ बताया गया है कि चाइना ने जो मॉडल अपनाया था कम्युनिस्ट मॉडल, उसका क्या इफेक्ट हुआ। इसके हम कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे कि क्या खामियां रहीं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने, सोवियत यूनियन तो कम्युनिस्ट मॉडल अपनाए बैठा था, वो तो डिसइंटीग्रेट हो गया, उनके यहाँ तो क्लैश हो गया। तो देखेंगे ऐसा ही कुछ क्या चाइना में हुआ, तो वही सब हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इट लेड द फाउंडेशन इफ़। अब देखिए, चाइना को समझ आ गया था कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो ये चीज़ दोबारा से रिपीट हुई है कि उनके खुद के रिसोर्सेज की मदद से, यानी एग्रीकल्चर गेन की मदद से उन्होंने इंडस्ट्रियल सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। जिसकी जब इंडस्ट्रियल सेटलमेंट हुआ तो लोग एम्प्लॉयड होना स्टार्ट हो गए, तो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी उसके पास पैसा आने लगा, लोग टैक्स पे करने लगे, तो उनके पास पैसा आने लगा, और जिसकी मदद से चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए नई पॉलिसीज़ लेके आ रही थी, जैसे एजुकेशन के फील्ड में मदद करने के लिए, लोगों की हेल्थ फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेके आ रही थी। उसके बाद चाइना का बेसिक फैक्ट क्या रहा कि चाइना की जो इकोनॉमी थी वो 5 से 6% की रेट पे ग्रो कर रही थी। उसके साथ ही साथ चाइना की पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इनसफिशियंसी क्रिएट हो गई, मतलब डिसबैलेंस क्रिएट हो गया कि लोग भी उतनी हाई रेट से ग्रोथ कर रहे हैं, इकोनॉमी भी उतनी हाई रेट से, देखिए कितनी जल्दी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो इस वजह से चाइना में इनसफिशियंसी क्रिएट हो गई। फिर चाइना को समझ में आ गया कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इनफ नहीं है चाइना की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, या लोगों की जो भी ज़रूरत है उनको फिल करने के लिए। तो चाइना में भी क्राइसिस मिले, ठीक, चाइना में भी क्राइसिस मिले, जैसे कि हमने यूएसएसआर में देखा था, जिसमें स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगी क्योंकि लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कंजप्शन ज़्यादा करने लगे, गवर्नमेंट को कम देने लगे, जिसमें
कंट्री में स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हो गई और जो पर कैपिटा इनकम थी वो भी बहुत कम आने लगी। ठीक, ये था चाइनीज़ मॉडल का इफेक्ट। उसके बाद चाइना ने इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या डिसीजन लिया, देखिए पीछे की हमें चीज़ से समझ में आ रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं समझ गया था कि यूएसएसआर ने जो मॉडल अपनाया है कम्युनिस्ट मॉडल, उसमें कहीं ना कुछ खोट है। खोट का मतलब कमी है। तो आप देखिए चाइना वैसे तो अपने आप को कम्युनिस्ट नेशन बोलता है, कम्युनिज्म वाला देश बोलता है कि हम कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन उनके यहाँ मॉडल जो चलता है, मतलब अगर देखा जाए इतना ज़्यादा ही इंडस्ट्रीज़ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जहाँ देखो वहाँ चाइनीज़ माल का यूज़ होता है, तो उसके थ्रू ऐसा लगता है, ऐसा नहीं फीलिंग आती कि वो कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए इसकी स्टोरी भी हम देखते हैं। चाइना ये चीज़ समझ चुका था कि कम्युनिस्ट मॉडल में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो इसको कम करने के लिए, अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए चाइना कुछ पॉलिसीज़ फिर लेके आया। चाइना ने क्या किया, 1972 में यूएस के साथ रिलेशन स्टार्ट किए। रिलेशन मतलब उनसे बातचीत, फ्रेंडशिप करना स्टार्ट की उस टाइम। फिर उसके बाद चाइना के जो प्रीमियर थे जाओ एनलाई, चाइना के जो प्रीमियर थे जाओ एनलाई, वो क्या लेके आए, वो 4 मॉडल्स को लेके आए। मतलब वो प्रपोज, उन्होंने 4 चीज़ों के, बेसिकली 4 चीज़ों के ऊपर डेवलप करने के लिए फोकस किया, करने की बात बोली। प्रीमियर का मतलब होता है जैसे अपनी कंट्री में पीएम होते हैं, वैसे ही चाइना में प्रीमियर बोले जाते हैं। ठीक, तो वहाँ के प्रीमियर जो थे जाओ एनलाई, इनका नाम हमने टर्म 1 के सिलेबस में देखा होगा जब हमने इंडो चाइना का वॉर पढ़ा था। ठीक, तो उन्होंने 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करने की बात बोली। उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है कि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, हमें ज़रूरत है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें ताकि लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हों, सोशल वेलफेयर की पॉलिसीज़ वगैरह आ सकें। उन्होंने कहा हमें ज़रूरत है कि हम अपने सिक्योरिटी पर्पस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। ठीक, हम अपनी सिक्योरिटी, कंट्री की सिक्योरिटी को ज़्यादा करें, मतलब कंट्री की सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, मिलिट्री एजेंडास में रिफॉर्म वगैरह लाएं। और दूसरा था कि हम अपनी कंट्री में साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करें या इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश करें। तो यही था इनका। तो ये 4 जो मॉडल थे वो लेके आई ये 1973 में। ठीक, 1973 में ये मॉडल लेके आई। 1972 में इन्होंने ये किया, यूएस के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश किए। 1973 में जाओ एनलाई ने 4 एजेंडास प्रपोज किए जिसके थ्रू वो अपनी कंट्री को डेवलप बनाना चाहते थे। फिर उसके बाद इनके अगले प्रीमियर आए जिनका नाम था डेंग जियोपिंग। अगले प्रीमियर आए जिनका नाम था डेंग जियोपिंग। इन्होंने चाइना में इंट्रोड्यूस किया ओपन डोर पॉलिसी को। ठीक, ओपन डोर पॉलिसी का मतलब है कि अब कोई भी कंट्री आके चाइना में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक, या किसी भी कंट्री के साथ चाइना ट्रेड कर सकता है। ठीक, चाइना अब किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करेगा या कोई भी कंट्री चाहे तो वो चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ये जो चीज़ थी वो लेके आए डेंग जियोपिंग। इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा किया कि जब हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, जिसकी वजह से कंट्री डेवलप होगी। आगे मूव करते हैं। अब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को धीमे धीमे खोलना स्टार्ट किया। धीमे धीमे हमने देखा था सोवियत यूनियन में जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था वो गवर्नमेंट के अंडर होता था। हम अभी चाइनीज़ मॉडल में भी देख रहे थे। चाइना ने क्या किया, 1982 में इसको प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक, उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अंडर होने का मतलब क्या बनता है, मान लो कोई फार्मर एक्स है, कोई फार्मर बाई है। इस फार्मर बाई ने जो क्रॉप उगाई वो बहुत अच्छी थी, इस फार्मर एक्स ने जो क्रॉप उगाई वो बहुत ख़राब थी, लेकिन इन दोनों को जो रेट मिलेंगे वो वही फिक्स मिलेंगे। जो इसको दिया जाएगा, मान लो इसको 50 रुपये दिए गए हैं तो 50 रुपये इसको भी दिए जाएंगे। तो इसकी वजह से जो चाइनीज़ लोग थे वो आलसी थे, वो उतना ज़्यादा कह सकते हैं कि वो उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था चाहे क्रॉप अच्छी हो चाहे ख़राब हो, हमारे जो रेट फिक्स हैं या गवर्नमेंट जो रेट डिसाइड करेगी एक के लिए वही रेट सबको मिलेंगे। ठीक, जो कि कहीं ना कहीं चाइनीज़ इकोनॉमी को हार्म कर रहा था। इसलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को प्राइवेटाइज कर दिया। उन्होंने कहा जिसकी जैसी क्रॉप होगी, यानी जिसका जैसा प्रोडक्शन होगा, हम उसके हिसाब से पैसे दें। अगर पर्सन वाई की क्रॉप अच्छी है तो उसको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, या पर्सन एक्स की क्रॉप खराब है तो उसको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। फिर चाइना ने साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी कर दिया। ठीक, इंडस्ट्रीज़ को भी प्राइवेटाइज कर दिया। अब उसके साथ साथ चाइना ने अपनी कंट्री में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने स्टार्ट की, SEZ। ठीक, जिसमें बोला कि कोई भी फॉरेन कंट्री आ सकती है, बाहर की कंट्री आ सकती है, वो चाइना में इन्वेस्टमेंट करे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का मतलब होता है, मान लो ये अपनी कंट्री इंडिया है। ठीक, ये अपनी कंट्री इंडिया है, ये वाला जो पार्ट है वो है मुंबई का। यहाँ कोई कंट्री
के लोग आए, उन्होंने अपनी कंपनी का सेटअपमेंट किया। ठीक, हम क्या करेंगे, वो अपनी कंट्री का सेटअपमेंट करेंगे और इन इकोनॉमिक जोन्स में लोगों को एम्प्लॉयड करेंगे, लोग आएंगे यहाँ नौकरी वगैरह करेंगे, तो जिससे कंट्री की इकोनॉमी फुलफिल होगी। चाइना ने कहा कि अगर कोई भी कंट्री हमारे यहाँ हमारे यहाँ मतलब इन्वेस्टमेंट करने आ रही है तो हम उससे कोई किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। तो भाई मैंने यहाँ बात बोली है, ट्रेड बैरियर्स वर रिमूव्ड ओनली इन स्पेसिफिक जोन्स, की जितनी भी कंट्रीज स्पेसिफिक जोन्स में आएंगी या जितनी भी फॉरेन कंट्रीज जो स्पेसिफिक जोन्स में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं हम उनसे किसी भी प्रकार का ट्रेड बैरियर नहीं लेंगे। मान लीजिए यहाँ कोई जूते बनाने वाली कंपनी लगी, ठीक, जहाँ पर इंडिया के ही तो लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं, ठीक, इनसे हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेगी। ठीक, ये चाहे एक्सपोर्ट करें चाहे इम्पोर्ट करें, ठीक, यही होता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, चाइना में टोटल 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं और अपनी इंडिया में 200 से ज़्यादा। अब बात ये आती है कि ये 6 होने के बाद भी इतनी जल्दी डेवलप कर गया, इंडिया क्यों नहीं कर पाई? 6 होने के बाद इतनी जल्दी डेवलप करने का रीज़न है इसके जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब अगर किसी को जूता बनाना है तो उसका चमड़ा भी वहीं उसी कंपनी में मिल जाएगा, उसका रिबन मतलब जो धागा लेसेस बनाए जाते हैं वो भी वहीं मिल जाएगा। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो उनको वहीं मिल जाएंगी जिसकी वजह से उनका टाइम कम बचता है। वैसे इंडिया में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। मान लो कहीं जूता का लेदर कहीं और बनना है, उसका रिबन कहीं और बनना है, उसका कुछ मटेरियल कहीं और मिलना है, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसी वजह से सो दैट्स द रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइना। फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने मार्केट इकोनॉमी को सेटअप करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक, सेंट्रल रोल प्ले किया मार्केट इकोनॉमी को सेटअप करने में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे ठीक, चाइनीज़ इकोनॉमी ने, फिर उसके बाद बात आती है और ये रिफॉर्म्स जो वो लेके आ रही थी वो सक्सेसफुल भी हुई। चाइना क्या क्या रिफॉर्म लेके आई? 1972 में यूएस के साथ रिलेशन स्टार्ट कर दिया। 1973 में जाओ एलन ने 4 एजेंडाज प्रपोज किए कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करेंगे, हम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, हम कंट्री की मिलिट्री सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे, हम कंट्री में साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये 4 एजेंडाज को प्रपोज किया। फिर डेंग जियोपिंग ओपन डोर पॉलिसी लिया कि कोई भी आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फिर उसके बाद हमने देखा था चाइना में ऐसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने लगे। फिर उसके बाद हमने देखा था चाइना ने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटलाइजेशन कर दिया, इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर का। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक तरफ बहुत ही सक्सेसफुल रही चाइना में, ठीक। और चाइना ने ये सारा काम एकदम नहीं किया, जैसे यूएसएसआर एकदम प्राइवेटलाइजेशन ले आया था जिसको शॉक थेरेपी का नाम देखना पड़ा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गई। चाइना ये चीज़ समझ चुका था, हमने पहले ही बात की थी कि चाइना ये चीज़ समझ चुका था कि कम्युनिस्ट मॉडल में कहीं ना कुछ खोट है। तो इसकी वजह से चाइना ने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को धीमे धीमे खोलना स्टार्ट किया। फिर ये जो रिफॉर्म्स थे वो सक्सेसफुल रहे। 2001 में चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, ठीक। फिर आगे बात आती है, क्या सक्सेसफुल होने का मतलब है कि ये जो रिफॉर्म्स लेके आया वो कंट्री में इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके सिटीजन्स को? ये इस चीज़ पे भी तो बात करना जरूरी है कि वो कंट्री में इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके सिटीजन्स को। तो ये आपकी बुक से ही पॉइंट्स हैं कि चाइना में अभी तक 100 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक। अभी भी इतना इन्वेस्टमेंट होने के बाद, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ होने के बाद अभी भी चाइना में 100 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हैं। उसके बाद चाइना का जो फीमेल वर्किंग रेशियो वो बहुत ख़राब है, ठीक। चाइना का जो फीमेल वर्किंग रेशियो है वो बहुत ही ख़राब है। फिर उसके बाद चाइना में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होने के बाद वहाँ पर हमें पॉल्यूशन की शिकायत ज़्यादा मिलती है, मतलब नंबर 1 है चाइना पॉल्यूशन करने में। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मिलता है और वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो बहुत ही करप्टेड है। फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो भी वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जो ज़्यादा पैसे वाला है उसके पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज, जो कम पैसे वाला है उसके पास उतने ज़्यादा, और जो बिल्कुल ही पैसे वाला नहीं है उसके पास कुछ नहीं। तो ये सारे चाइनीज़ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। उसके बाद एक टॉपिक बचता है कि चाइना का इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, उसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप इसको समझिए एंड आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। और आपको नहीं समझ में आया, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।